हेलो फ्रेंड्स, आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्त आपको पता है कि हम संडे के दिन आपके लिए बायोलॉजी का क्लास लेकर आते हैं। बायो की क्लास रहती है, जैसे कि हमने ऑलरेडी अपने के जो बायो का चैप्टर था हमारा सेल से रिलेटेड जो भी हमारे पार्ट थे हमने करवाए थे, अच्छे से करवाया क्लास। आप जाकर देख सकते हैं हमारी वीडियो को। और मैं क्या करूँगा, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जो सेल के पार्ट देख लीजिएगा जाकर, ठीक है। और हमारे पास आज के जो चैप्टर दोस्त क्रोमोसोम है, ठीक है। तो क्रोमोसोम का पार्ट 1 भी मैंने अपलोड कर दिया था, अच्छे से करवाया, बहुत शानदार क्लास ली थी। आप जाकर उसको भी देख लीजिएगा, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे कि दोस्त आपको पता है कि संडे की क्लास रहती है, लेकिन आज तो मंडे है। आप कहेंगे सर आज तो मंडे है, मंडे के दिन आप क्लास अपलोड किए हैं। लेकिन दोस्त मेरी भी गलती नहीं है दोस्त, इसमें क्या है कारण देख लीजिए। कल मैंने क्लास आपके लिए बाकायदा बहुत अच्छी सी क्लास शूट की थी। क्लास जो आज का चला था, जो क्लास लगभग 1.5 घंटे की क्लास थी कल, बहुत अच्छे से बहुत जाकर डीपली डिटेल में एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को मैंने क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र से लेके समझाया था आपको। इसके सिंड्रोम के बारे में बताया था मैंने। एवरीथिंग डाउट मैंने आपका क्लियर किया था। हर डाउट जो इससे रिलेटेड था मैं हर चीज़ आपको क्लियर करते चला था मैं। लेकिन क्या हुआ दोस्त, वीडियो शूट हो गया। वीडियो शूट होने के बाद जब मैं प्ले करने गया वीडियो, जब मैंने कैमरा में प्ले किया तो देखा कि वहाँ पर लिखा आ रहा है कि अनेबल टू प्ले। ऑलरेडी वीडियो ने लगभग 7 GB के आसपास स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया हुआ था। 7 GB के आसपास उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ था, लेकिन का शो कितना कर रहा था, 0 बाइट। समझ सकते हैं कि उसने वो वीडियो ने मतलब वीडियो तो नहीं का एरर दिखा रहा था, वीडियो की जगह पर एरर दिखा रहा था, 0 बाइट शो कर रहा था। लेकिन उसने 7 GB ऑक्यूपाई किया था। लेकिन दोस्त कोई टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण शायद में भी हो सकता है ऐसा। लेकिन दोस्त मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैंने इतना मेहनत करके हार्ड वर्क करके आपके लिए गर्मी में मतलब पसीना जब भीग गया था पढ़ाते पढ़ाते आपके लिए, और चीख चीख के पढ़ाया था बहुत अच्छे से। लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्त, इसमें अब चलो जो भी है। इसलिए मैंने सोचा कि अभी क्लास मिस ना हो। कल की जो बायो की क्लास है, ऐसे कि जो वीक में एक दिन तो हम क्लास लेते हैं आपका बायो का, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी क्लास बायो का मिस हो। इसलिए मैं क्लास आज मंडे के दिन क्लास को लेकर आया हूँ, अपलोड करूँगा वीडियो, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है दोस्त। तो चलिए देखते हैं क्या है क्रोमोसोम। चलिए काम करते हैं। पार्ट 1 का क्रोमोसोम का हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं, क्विक रिवीजन देख लेते हैं क्या क्या था। अगर आपने पढ़ा होगा, अच्छे से वीडियो देखी होगा, एक एक चीज़ को पता होगा। चलिए जब बता दें क्रोमोसोम होता क्या है। देखिए दोस्त, सबसे पहले बताता हूँ। एक सेल होता है, सेल से बाहर जो है आपको ब्लैक सर्कल दिखाई दे रहा है, ये मान लीजिए पूरा सेल है। और जो रेड सर्कल दिखाई दे रहा है ये अंदर वाला, तो ये आपका न्यूक्लियस है। लेकिन दोस्त क्या न्यूक्लियस इतना बड़ा होता है? नहीं, इतना बड़ा नहीं होता है। एक्चुअल में किसी भी सेल का जो सेंटर पॉइंट होता है, मान लीजिए सेल बनाया मैंने, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है ये न्यूक्लियस होता है, ना कि इतना बड़ा न्यूक्लियस होता है। लेकिन दोस्त मैंने इतना बड़ा न्यूक्लियस बनाने के पीछे मेरा कारण था कि मैंने इसके अंदर से क्रोमोसोम, इसके अंदर जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं यानी गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में, यानी न्यूक्लियस को केंद्रक बोला जाता है। केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो इसी मैंने क्रोमोसोम को शो करने के लिए, दिखाने के लिए इतना बड़ा न्यूक्लियस मैंने बनाया। तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद मैंने एक न्यूक्लियस को बाहर निकाला है। उसके बाद इसका मैंने डीएनए को बनाया, डीएनए से फिर मैंने डीएनए को बाहर निकाल कर जीन को, जो जीन होता है उसको ड्रॉ किया है मैं, ठीक है दोस्त। यहाँ तक अब डायग्राम क्लियर होगा आपको। तो ये दोस्त न्यूक्लियस तो मैंने बताया आपको, ये आपको न्यूक्लियस इतना बड़ा नहीं होता है। न्यूक्लियस में से मैंने क्या किया, न्यूक्लियस में आप आ जाइए। सेल के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है आपका क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है डीएनए, डीएनए के अंदर पाया जाता है जीन, जीन ही जो आपका मेन आपको कोडिंग ट्रांसफर करता है पेरेंट्स से अपने चाइल्ड तक, वो आपका काम करता है जीन, ठीक है। डीएनए भी चलो डीएनए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डीएनए तो अलग बात है, लेकिन डीएनए के अंदर जो जीन पाया जाता है मैं बताऊंगा, क्योंकि रिवीजन आपके लिए है, आप क्लास देख लीजिएगा जाके अच्छे से देखना है। तो चलिए दोस्त, ये आपके सामने क्रोमोसोम आ गया। क्रोमोसोम के जो नीचे वाला होता है इसको टेलोमेयर बोलते हैं, ऊपर वाले को सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। सेंटर पॉइंट को जो होता है सेंट्रोमेयर बोलते हैं। यहाँ पर ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर दोस्त यहाँ से मैंने काट कर ऐसे धागा लाइक आपको स्ट्रेट लाइक स्ट्रक्चर हो गया, यानी धागा नुमा स्ट्रक्चर संरचना होगी, तो धागा नुमा संरचना को खींचा मैंने ऐसे, तो खींच के यहाँ ले गया हूँ। तो ये आपका डीएनए बना। जब वो खींचा हुआ तो जब उसको फैला लिया खींच कर ऐसे, जैसे कि देखिए मैंने इसी में से क्या किया, खींचा तो डीएनए निकाला, डीएनए निकल गया एकदम। अभी मतलब वो कंजक्टेड था, यानी वो सब आपस में जुड़े हुए थे। जब मैंने उसको ऐसे खींचा, स्ट्रेच किया, तो ये स्ट्रेच करके मैंने लिखा हुआ है। तो ये स्ट्रेच किया हुआ है जो, तो इसके अंदर जो पाए जाते हैं ये आपके जीन होते हैं। ये आपका क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक देखिए ये आपका जीन हो गया, ये पूरा जीन हो गया गोला। इसके अंदर ब्लू और रेड लाइन दिखाई दे रहा है दोस्त, ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एक्चुअल में नाइट्रोजन बेस होते हैं मेरे प्यारे भाई। क्या होते हैं? नाइट्रोजन बेस होते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स 4 प्रकार के हैं इसमें। कौन कौन से देखिए, एडेनाइन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। ये आपका डीएनए में पाया जाता है मेरे प्यारे भाई। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्त।
अब आपको आरएनए के बारे में आज पढ़ा, डीएनए के बारे में मैंने बता दिया था। तो ये आपको यहाँ डीएनए की खोज किसने की थी, तो कार्ल्स ने की थी। क्रोमोसोम को किसने फाउंड किया था, तो आपके वाल्डेयर ने किया था। और आपका पूछ सकता है कि डीएनए की जो स्ट्रक्चर था किसने दिया था, तो डीएनए का स्ट्रक्चर दोस्त वर्सन एंड क्रिक ने दिया था। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे भाई। तो ये आपका क्यू के एग्जाम मैंने ले लिया, अब जो मैंने आपको करवाया था प्रीवियस क्लास में, वो पूरी तरह से समझना है, फिर से देखना है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो जाकर फर्स्ट पार्ट का देख लें। आज आपका कराना है, आज जो आपका टॉपिक बचा था इसमें से आरएनए के बारे में बचा था। क्या बचा था मेरे प्यारे भाई, आरएनए के बारे में बचा था, आरएनए के बारे में बचा था। ठीक है दोस्त, आरएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, तो देखिए दोस्त सबसे पहले आरएनए होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। मैं यहाँ लिख देता हूँ फुल फॉर्म, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होगा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होगा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर होगा। इसमें भी जैसे इसकी तरह इसमें नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन पाया जाता है, इसमें भी ये चीज पाए जाते हैं। लेकिन तो आपके जगह पर यहाँ पर यूसी रह जाता है, यानी यहाँ जी को रिमूव कर दिया जाता है। जैसे एटीजीसी होता है, जैसे डीएनए पाया जाता है एटीजीसी, यानी एटीजीसी का मतलब क्या हुआ, एडेनाइन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो इसमें उसमें क्या होता है, आरएनए में क्या होता है, आरएनए में मैं यहाँ लिख देता हूँ एटीयूसी पाया जाता है। यूसी का मतलब होता है यूरेसिल हो गया। अब बाकी आपका एडेनाइन पाया जाता है, एडेनाइन में लिखता है, एडेनाइन एडी लिख दिया एडेनाइन, टीएच का थायमिन हो गया, सी का साइटोसिन हो गया। ठीक है, ये आपको क्लियर, यू का मतलब यूरेसिल, याद रखिएगा। बाकी सब तीनों के तीनों डीएनए वाले ही होते हैं। यहाँ तक क्लियर मेरे प्यारे भाई, यहाँ तक आपको पता आ गया, समझ आ गया। चलिए अब ये मैंने बता दिया आपको, यहाँ तक पता चाहिए। और दोस्त इनमें बॉन्डिंग होती है आपस में, जो ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, देखिए इंग्लिश में भी न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, हिंदी में भी न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। कंफ्यूज मत होइए दोस्त, और आप हिंदी मत कहिए, क्योंकि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में न्यूक्लियोटाइड्स बोला जाता है। और वैसे भी दोस्त अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको हिंदी नहीं पता रहेगा चल जाएगा, इंग्लिश अगर पता नहीं हुआ, इंग्लिश में आपको नाम नहीं याद होगा तो दोस्त फंस जाएंगे आप, क्योंकि एग्जाम में कई बार हिंदी इंग्लिश दोनों सेम दे देता है कई बार। ठीक है दोस्त, तो ये बात ध्यान रखिएगा, तो इंग्लिश में जरूर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए मेरे प्यारे भाई। चलिए आगे देखते हैं, इनमें बॉन्डिंग होती है आपस में। वो कौन सी बॉन्डिंग होती है, किस पदार्थ की बॉन्डिंग कह सकते हैं, तो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है। एटी में डबल बॉन्ड होता है और सीजी में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये याद होना चाहिए। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए आरएनए के बारे में आ गई। अब आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं तो उसमें जी की जगह पर सी यू आ जाता है, नहीं एडेनाइन, थायमिन, यूरेसिल और साइटोसिन, ये 4 होते हैं इसमें। ठीक है, आरएनए में। और आरएनए कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे भाई, आरएनए कितने प्रकार होते हैं, तो आपको ये 3 प्रकार के होंगे। ठीक है, कौन कौन से 3 प्रकार होंगे देख लीजिए। पहला होगा mRNA, और दूसरा होगा tRNA, और आपका थर्ड क्या होगा मेरे प्यारे भाई, आपका थर्ड होगा RNA, यानी मतलब यहाँ छोटा आर होगा, छोटा लिख लीजिए बड़ा, कोई चक्कर नहीं है उसका। ये आ गया आपका। ठीक है, तो आरएनए का फुल फॉर्म तो पता होगा आपको, राइबोन्यूक्लिक एसिड ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, MTR का मतलब जान लीजिए। एम का मतलब मेरे प्यारे भाई आपका मैसेंजर हो जाएगा, मैं बता समझा दूंगा एक चीज, मैसेंजर हो जाएगा। टी से ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर मान लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। आर से राइबोजल हो जाएगा, राइबोजल। ठीक है, ये राइबोजल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। यहाँ तक क्लियर मेरे प्यारे भाई। अब देखिए क्या है मैसेंजर आरएनए, काम क्या है, देखिए आपको याद, जैसे पहले तो देखिए दोस्त, ये डीएनए में हो या आरएनए, जो कि आरएनए होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये सिंगल स्ट्रैंड। पहले तो समझ जाइए आरएनए के बारे में, पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद मैं स्ट्रक्चर भी समझा दूंगा। ठीक है, जो आगे बताऊंगा वैसे वैसे होगा। ठीक है, आपके बॉडी में कहीं भी, पहले तो ये दोस्त आरएनए पाया जाता है बैक्टीरिया में, वायरस में, जो आपके प्रोकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक एनिमल्स, इसमें एक सेल के कोशिका, यानी एक कोशिका जीव होती है जो, उसमें ये पाए जाते हैं आरएनए। डीएनए में भी ये आपको तीनों चीजें, मैसेंजर, ट्रांसफर, सभी मिल जाएंगे देखने को। तो एक्चुअल में क्या होता है दोस्त, देखिए इसका काम देखिए, एम का मैसेंजर हो गया, टी का ट्रांसफर हो गया, आरएनए। आपको पता होना चाहिए, देखिए मान लीजिए आप किसी से बात करने में व्यस्त है, किसी से बात कर रहे हैं, व्यस्त है पूरा, तो आपको एक मच्छर वगैरह, आपको एग्जांपल ले रहा हूँ, मच्छर बाइट करता है यहाँ पर, आपको नहीं पता, आप नहीं देख रहे हैं मच्छर यहाँ बाइट कर रहा है, आपका ध्यान कहीं और है, तो आप जब भी मच्छर जैसे बाइट करेगा आप ऐसे मार देंगे, हाथ से मार देंगे कि नहीं मार देंगे। तो आपको कैसे पता चला कि आपका हाथ पर यहाँ मच्छर काटा, और आपने दूसरा हाथ ने आपका एक्शन कैसे लिया, कोई तो कारण होगा। देखिए दोस्तों, जब मच्छर यहाँ बैठा, बाइट किया, तो मैसेज मिला आपकी कोशिका को,
कोशिका मैसेज मिला तो टीआरएनए ने क्या किया, ट्रांसफर किया आपके दिमाग तक, माइंड तक ले गया, माइंड तक ले गया टीआरएनए, यानी ट्रांसफर, उस मैसेज को ट्रांसफर किसने किया, टीआरएनए ने मैसेज को ट्रांसफर किया। तो आपके माइंड ने इसको क्या किया, हैंड को मतलब एक्शन करने के लिए हुक्म दिया, यानी कह सकते हैं इसको ऑर्डर दिया, जिसने इसे मार दिया। ओके क्लियर, यहाँ तक क्लियर। ये आपको पता लगा, ये मैसेज को ट्रांसफर करता है, मैसेज जनरेट करता है। इसका काम क्या होता है, राइबोसोम मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन करना बॉडी में। आपको पता है जैसे कि कोरोना वायरस का भी जो स्ट्रक्चर है वो आरएनए के द्वारा बना है। कोरोना वायरस जो बना है मेरे प्यारे भाई, वो आरएनए का ही बना हुआ है। उसमें अच्छे से समझाऊंगा, कि चीज समझाऊंगा तो समझिए, आरएनए का बना है। और कोरोना वायरस में आपको पता होगा कि ऊपर एक क्राउन जैसा शेप बना हुआ है, आप कोरोना को देखे हो, क्राउन जैसा शेप बना होता है उसके ऊपर, वो प्रोटीन उसके स्पाइस है। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन उसके प्रोटीन के ऊपर चीजें जो बनी है वो है आपके प्रोटीन स्पाइस है, ठीक है। तो वो आपका जो फॉर्मेशन था प्रोटीन का, ये राइबोसोम करता है। क्या करता है, राइबोसोम जो आरएनए है वही उसके ऊपर प्रोटीन का निर्माण करता है। इतना आप समझ सकते हैं। किसी वायरस में प्रोटीन का निर्माण करना या बैक्टीरिया में प्रोटीन का निर्माण करना कौन करता है, आरएनए करता है। यहाँ तक क्लियर मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरे मित्र। चलिए अब आगे देखते हैं क्या, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपसे मैं क्वेश्चन कुछ पूछूंगा, उसका जवाब दीजिए तो जरा। क्या आप प्यारे भाई मेरे, डीएनए को आरएनए में बदला जा सकता है? क्या डीएनए को आरएनए में बदला जा सकता है या नहीं? इतना इसका जवाब दीजिए। पहले तो आपको स्ट्रक्चर समझ जाइए। ये तो आपको डीएनए का स्ट्रक्चर है, यहाँ तक पता लग गया। ये आपको मैं आरएनए का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये बन गया आपका आरएनए, ठीक है मेरे प्यारे भाई। क्या बन गया, आपका आरएनए बन गया। तो आरएनए का स्ट्रक्चर हो गया। तो आपको पूछूं मैं, क्या आरएनए को डीएनए में बदला जा सकता है? तो आपका शायद जवाब होगा, मेरे ख्याल से आपको कईयों का जवाब पता होगा तो बोलेंगे हाँ या नहीं। तो हाँ ना जो में नाम में जवाब होगा। हमारी क्लास लाइव नहीं है कि आप कमेंट में जवाब देंगे, हमने देख पाऊंगा, लेकिन ईमानदारी से जवाब दीजिए, क्या डीएनए को आरएनए में बदला जा सकता है? देखिए ये आरएनए है, ये डीएनए है। ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का स्ट्रक्चर होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है। जो इसकी स्ट्रक्चर होती है सिंगल स्ट्रैंड होता है, ये डबल स्ट्रैंड होता है। यहाँ तक क्लियर। अब मैं बोलूं डीएनए को चेंज करना है आरएनए में चेंज करना है, तो क्या किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? बोलिए दोस्त, किया जा सकता है या नहीं? तो आप बोलेंगे सर डीएनए डबल स्ट्रक्चर होता है, डबल स्ट्रक्चर है, ये सिंगल स्ट्रक्चर है, तो हम कर सकते हैं नहीं? तो अगर मैं आपको शेप पता है, जैसे कि शेप दिखाई दे रहा है, मैं इसका शेप बनाता हूँ अपने डीएनए का। डीएनए बन गया, इसके न्यूक्लियोटाइड्स इधर से होंगे, ऐसे आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे आपस में इसके न्यूक्लियोटाइड्स? तो हो जाएंगे दोस्त, आप कहेंगे सर हो जाएंगे। अब इसको लैब में ले जाकर साइंटिस्ट क्या करते हैं, इसको डीएनए से आरएनए में बदलते हैं। तो बदला जा सकता है इजीली दोस्त, क्योंकि इसको क्या करना है, इजीली बदला जा सकता है। इसको ब्रेक कर देना है, एक स्ट्रेन को क्या करना है, ब्रेक कर देंगे। एक स्ट्रेन को जैसे आप ब्रेक करेंगे तो आपका क्या होगा मेरे प्यारे भाई, तो आपका ये हो जाएगा, बन जाएगा आरएनए बन गया। जैसे आरएनए बन गया कि नहीं बना? नहीं, इसका कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको ज़्यादा मुश्किल नहीं है मेरे प्यारे भाई। डीएनए को आरएनए में बदलना मुश्किल नहीं है ज़्यादा। लेकिन दोस्त मैं कहूँ, ये अब ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डीएनए से आरएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनना, इसको बोला जाता है रेप्लिकेशन। क्या बोला जाता है? रेप्लिकेशन नहीं, रेप्लिकेशन नहीं, सॉरी, रेप्लिकेशन नहीं दोस्त, ये ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए को आरएनए में चेंज करना, जहाँ में आ सकता है कि प्रोसेस का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस दैट चेंज डीएनए टू आरएनए। डीएनए को आरएनए में चेंज करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ तक क्लियर मेरे प्यारे भाई। अब मैं पूछूं, आरएनए को क्या डीएनए बदला जा सकता है? आरएनए को डीएनए बदला जा सकता है? तो आप बोलेंगे सर डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था, यानी डबल स्ट्रैंड था, तो आपको उसको एक को मिटका कर या इसको खत्म करके ब्रेक करके आप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई सर बताइए कि आप सिंगल स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंड कैसे बना देंगे, यानी सिंगल हेलिक्स से डबल हेलिक्स कैसे बना सकते हैं? जिससे तो आपको लगेगा कि नहीं हो पाएगा, कईयों का जवाब होगा नहीं। लेकिन मेरे प्यारे भाई, जो कोरोना वायरस का जो अभी इलाज चल रहा है, जो भी वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीन आपको जो बन गया है वैक्सीन, उसको पहले वायरस का जब भी वायरस किसी को अंदर जाता था उसका चेक करते थे लोग, कैसे उसके अंदर कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, तो किसके द्वारा चेक होता था? तो उसका कैसे हुआ मेरे प्यारे भाई, उन्होंने आरएनए को डीएनए में चेंज किया, फिर उसके बाद उसको
बारे में पता लगाया कि हाँ ये कोरोना पॉजिटिव है या नहीं, इस तरह पता लगता है। तो ये इसको क्या करते हैं, एक डुप्लीकेट ले लेते हैं, डुप्लीकेट एक सिंगल स्ट्रैंड को लेकर दोनों को आपस में मिलाकर डीएनए बदल देते हैं, डीएनए में बदल देते हैं। आरएनए को क्या करते हैं, डीएनए बदल देते हैं, एक दूसरा सा आरएनए लेकर उस आरएनए को ज्वाइन करा देते हैं दूसरे आरएनए के साथ, फिर उनको आपस में ज्वाइन करने के बाद उसको डीएनए बना दिया जाता है। डीएनए बनकर उसको पता लग जाता है, फिर उसके बाद पता लगता है कि हाँ कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। फिर उसके बाद जो क्या बोलते हैं उसका वैक्सीनेशन के बारे में इलाज किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, आप देखिए डीएनए से आरएनए बदले, डीएनए से आरएनए में गए तो आपको ट्रांसक्रिप्शन होता है। अब आरएनए से डीएनए में आना है, आरएनए से डीएनए में आना है तो आपको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एग्जाम में आ सकता है क्योंकि आपको पता ही है कि ये हाल फिलहाल में प्रोसेस चल रहे हैं। ये करंट का क्वेश्चन बन सकता है कि डीएनए से आरएनए में बदले ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से डीएनए में बदलेंगे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ तक क्लियर मेरे प्यारे भाई, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अभी काम करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, आज जो अभी एग्जाम में ये आ सकता है करंट अफेयर का क्वेश्चन बताता हूँ कि जो मतलब ऐसे टेस्ट वगैरह आते हैं ना, एलिसा टेस्ट क्या किससे रिलेटेड है, एग्जाम में आता है कि एलिजा टेस्ट किससे संबंधित है, और सब भी बहुत से टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ टेस्ट डू इन कोरोना वायरस, यानी कोरोना वायरस के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम क्या है, या कौन सा टेस्ट कोरोना वायरस के लिए किया जाता है, इस तरह पूछ सकता है, या कोविड-19 के लिए किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, उसका नाम है RT-PCR, यानी RT-PCR नाम है, इसका मतलब हुआ रिवर्स। देखिए आर का मतलब रिवर्स, फुल फॉर्म याद रख लिया, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है दोस्त, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटना चाहिए, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, पॉलीमर, पी से पॉलीमर, सी से चैन, आर से रिएक्शन। ठीक है, ये आपको क्लियर, यहाँ तक क्लियर मेरे प्यारे भाई। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चैन रिएक्शन बोला जाता है RT-PCR। ये आपके कोविड-19 का जो टेस्टिंग हो रहा है इसी से होता है, RT-PCR टेस्ट का नाम है। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चैन। ठीक है, चैन रिएक्शन। ये तो हो गया आरएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या मैं कहूँ डीएनए टू डीएनए में चेंज किया जा सकता है, डीएनए टू डीएनए में चेंज किया जा सकता है या नहीं? तो सर आपका जवाब होगा सर ये बताइए डीएनए ऑलरेडी पहले डबल स्ट्रक्चर है, डीएनए को डीएनए ही में क्यों चेंज करना है? तो जैसे कि मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे भाई, आपको पता है कि डीएनए ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी के अंदर गुणों को चेंज करने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि किसी का फादर एक्टर है तो उसके बच्चे में थोड़े से गुण आ जाते हैं, एक्टिंग के आ जाते हैं। तो क्रिकेटर तो उसका बच्चा थोड़ा अच्छा क्रिकेट खेल लेता है, जैसे पता ही है आपको, जरूरी नहीं है कि सभी के होते हैं लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं। तो होता है कि डीएनए की कोडिंग में चेंज करके उसके अंदर दूसरे छाई गुण, मतलब दूसरे बंदे का गुण उसमें डालने के लिए डीएनए चेंज किया जाता है। किसी दूसरे का गुण किसी दूसरे बंदे में डालने के लिए जो चेंज किया जाता है वो डीएनए के द्वारा ही किया जाता है, यानी डीएनए टू डीएनए चेंज करके आप कर सकते हैं, जो कि लीगल नहीं है, इंडिया में तो लीगल नहीं है ये, तो ये अभी यहाँ पर नहीं प्रोसेस चल रहा है, लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, तो डीएनए टू डीएनए चेंज करना क्या कहलाता है? ये प्रोसेस का नाम पता कर लीजिए, याद रखिएगा, रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोला जाता है। डीएनए टू डीएनए चेंज होना क्या बोला जाता है मेरे प्यारे भाई? रेप्लिकेशन बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर मेरे प्यारे भाई, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, हर एक पॉइंट समझ आ रहा होगा आपको। मैं एक चीज़ बताते चल रहा हूँ, आपको कुछ नहीं छूटने वाला है दोस्त। आपका क्रोमोसोम से अगर देख लीजिएगा मेरे पढ़ाने के बाद, अगर आप प्रीवियस लगा लीजिएगा तो आपका कोई क्वेश्चन अगर छूट जाए तो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से तो कोई आपका नहीं छूटेगा, मैं A to Z आपको बताते चलूँगा। चलिए दोस्त, आप देखते हैं सेल डिवीजन, आरएनए में सेल डिवीजन कैसे होता है। सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट होता है दोस्त, किसी भी आरएनए में हो या आपका डीएनए में हो। तो आरएनए के बारे में मैंने बताया ना, डीएनए आरएनए में मतलब ये कुछ नहीं, ऐसा कोई रोल नहीं है कि सेल डिवीजन। दोनों में सेल डिवीजन कैसे होता है, आरएनए में हो या डीएनए में हो, सेल डिवीजन के बारे में बात करना है हमको। ठीक है, आपको आरएनए समझ आ गया, आरएनए क्या होता है। अब चलिए सेल डिवीजन, यानी डीएनए में सेल डिवीजन कैसे होगा या आरएनए में कैसे सेल डिवीजन होगा, आप जान लीजिए। यहाँ मैं लिख देता हूँ सेल डिवीजन। ठीक है दोस्त, सेल डिवीजन अगर आपने सेल की क्लास की है, यानी कोशिका वाली क्लास की है मेरी, तो बताइए जरा सेल डिवीजन क्या होता है। सेल डिवीजन
किसके द्वारा मतलब कौन सा सेल डिवीजन हमारा मतलब भाग जो सेल में कौन सा पार्ट पाया जाता है जो सेल डिवीजन करने के लिए सक्षम होता है। तो आप बताइए दोस्त, सेल डिवीजन जो होता है यानी कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन किसके द्वारा कहते हैं, सेल में कौन सा ऐसा अंग पाया जाता है जो कि सेल डिवीजन आपका करता है। तो चलिए जवाब दीजिए फटाफट, वेट कर रहा हूँ मैं, तब तक वाटर ले लेता हूँ। गर्मी बहुत है दोस्त, गर्मी है, पानी का सहारा है बस। तो दोस्त उसका नाम है सेंट्रोसोम। जो भी एनिमल या कोई भी लिविंग थिंग्स हो गया, लिविंग थिंग्स यानी मतलब आपको एनिमल्स की ही मान लीजिए, लिविंग थिंग्स तो प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स में आ जाते हैं, तो प्लांट का सेल डिवीजन अलग से होता है, लेकिन जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उसमें जो सेल डिवीजन होता है मेरे प्यारे भाई, वो सेंट्रोसोम से होता है। किसके द्वारा होता है, सेंट्रोसोम। यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। सेंट्रोसोम क्या करता है, सेल डिवीजन का काम करता है। सेल डिवीजन एनिमल में कौन करता है मेरे प्यारे भाई, सेल डिवीजन कौन करता है, तो वो सेंट्रोसोम करता है। सेंट्रोसोम जो है कोशिका विभाजन में काफी हेल्प करता है, ठीक है। चलिए आप बताइए कि आपको प्लांट में सेल डिवीजन कौन काम करता है, प्लांट में सेल डिवीजन के लिए कौन सा पार्ट होता है, कौन सा अंग होता है प्लांट के सेल में, प्लांट के सेल में ऐसा कौन सा अंग होता है जो सेल डिवीजन में काम करता है, बताइए। चलिए फटाफट, चलिए देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, प्लस में लिख देता हूँ प्लांट के लिए, प्लांट के लिए प्लस में लिख देता हूँ यहाँ पर आपका सेल प्लेट। सेल प्लेट होगा, ये आपका क्या करता है कि प्लांट्स में सेल डिवीजन काम करता है। यहाँ तक क्लियर मेरे दोस्त, यहाँ तक क्लियर। सेल डिवीजन कितने प्रकार के होते हैं, इसे जान लीजिए। सेल डिवीजन होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के सेल डिवीजन होते हैं। पहला होता है एमिटोसिस, मिटोसिस, माइटोसिस होता है, माइटोसिस, ये माइटोसिस होता है, ठीक है। फिर एक होता है माइटोसिस होता है, एक होता है आपका मेसोसिस। यानी आपके कौन कौन से हो गए, एमेटोसिस हो गया, और आपका एक माइटोसिस होता है, एक आपका मेसोसिस होता है। यहाँ तक क्लियर मेरे प्यारे भाई, मेसोसिस होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक क्लियर। मेसोसिस का स्पेलिंग तो गलत नहीं ना मेरे प्यारे भाई, देखते हैं, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, मेसोसिस होता है, मैं यहाँ रेज करके लिखता हूँ, स्पेलिंग में हो जाता है दोस्त जल्दी जल्दी में, मेसोसिस होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। चलिए इस हिंदी में भी बताता हूँ, इसको बोलते हैं आसूत्री, असूत्री विभाजन होता है ये, असूत्री विभाजन। ये होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। ये आपका होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। ये आपको क्लियर मेरे प्यारे भाई, यहाँ आपको क्लियर होना चाहिए, ये चीजें पता होना चाहिए। हिंदी में भी मैंने बता दिया। एमेटोसिस का मतलब होता है असूत्री, मेटोसिस का मतलब होता है समसूत्री, और इसका मतलब होता है अर्धसूत्री, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ये जो होता है ये आपका कहाँ पर होता है, मेटोसिस जो होता है ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक एनिमल में होता है, प्रोकैरियोटिक ओनली, सिर्फ प्रोकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोटिक एनिमल में होता है, प्रोकैरियोटिक एनिमल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक एनिमल कौन से होते हैं, जो एक कोशिकाएं जो जीव होते हैं वो प्रोकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं। एक कोशिकाएं जीव में ये आपके पाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर मेरे प्यारे भाई, यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो प्रोकैरियोटिक एनिमल्स बताइए, नाम बताइए, वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, ये आपके क्या होते हैं दोस्त, वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी आपके क्या है, ये आपके एक कोशिका जीव है, उनमें ये होता है आपका प्रोकैरियोटिक में विभाजन, ठीक है, मतलब एमेटोसिस के द्वारा होता है। यहाँ तक क्लियर मेरे दोस्त, यहाँ तक क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही होगी आपको हर एक चीज। अब चलिए देखिए समसूत्री, समसूत्री में 2 प्रकार का विभाजन होता है। समसूत्री में कितने प्रकार का विभाजन होता है, 2 प्रकार का विभाजन होता है। कौन कौन सा विभाजन होता है, चलिए बताइए जरा। एक होता है सेमोटिक होता है, सेमोटिक सेल विभाजन, होता है रिप्रोडक्शन में विभाजन। यहाँ मैं लिखता हूँ, ये एनिमल में होता है, यहाँ रखिएगा, एनिमल्स में होते हैं, यानी यूकैरियोटिक में होता है, मैं लिखता हूँ यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक सेल में होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल यानी बहुकोशिकाएं, मल्टी सेलुलर जो होते हैं, बहुकोशिकाएं यानी मल्टी सेलुलर, उसमें होता है ये यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक में होता है, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, एक पहला होता है सेमोटिक सेल होता है। इस सेमोटिक सेल में 99% विभाजन होता है। कितना होता है, यहाँ इसका 99% होता है, प्लस में 1% होता है आपका रिप्रोडक्टिव सेल में,
यहाँ तक क्लियर? ठीक है दोस्त, देखिए अब आपको मैं फिर से समझाता हूँ। देखिए एमोटोसिस सिर्फ प्रोकैरियोटिक यानी एक कोशिका जीव में होता है, जो कि आपके यहाँ क्या लिखा है, प्रोकैरियोटिक एनिमल क्या हो गया ये, अब प्रोकैरियोटिक एनिमल्स यानी हाँ प्रोकैरियोटिक एनिमल जीव लिख लिया, एनिमल चाहे यहाँ मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, बैक्टीरिया लिखता हूँ मैं, बैक्टीरिया, आप कंफ्यूज जाएंगे ना एनिमल के नाम से, इसलिए मैं लिखा बैक्टीरिया, वायरस। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल ले लीजिए इसका। मिटोसिस जो होता है आपका सेमोटिक सेल और रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, इन दो प्रकार के सेल में होता है, जिनमें 99% जो होता है सेमोटिक सेल में होता है, 1% आपका रिप्रोडक्टिव में होता है। ठीक है दोस्त, अब मेसोसिस और यानी अर्धसूत्री ये किस में होता है, ये रिप्रोडक्शन सेल में होते हैं। जितने भी रिप्रोडक्शन सेल होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव सेल कह दीजिए, रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव उस सेल में सभी में ये होता है, रिप्रोडक्टिव भी सिर्फ रिप्रोडक्टिव में ही होते हैं, वहाँ विभाजन होता है। ठीक है दोस्त, आपको आप जानिए ये जो होता है एमोटोसिस सेल जो होता है मेरे प्यारे भाई, इसका देखिए ये आपका जो विभाजन होता है बहुत इसका सिंपल डिवीजन होता है, सिंपल डिवीजन होता है, कोई सिंपल डिवीजन है, काफ़ी मुश्किल नहीं होता है इसका, बहुत सिंपल डिवीजन होता है, इजी में मतलब इसको टूटने में जुड़ने में बहुत इसलिए आप देखते होंगे आरएनए आप देखते होंगे कोरोना वायरस जो है जैसे ही बॉडी में प्रवेश करता है, जैसे भी ह्यूमन बॉडी में प्रवेश कर रहा है तो तुरंत ही एक वायरस प्रवेश करके कितने हजारों वायरस उसके बॉडी में डाल दे रहा है। क्यों? कि उसके अंदर सेल डिवीजन यानी सेंट्रोसोम है, जो हर एक सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम इतना फास्ट उसमें क्या कर रहा है, फास्ट उसको ब्रेक करता है, उसके सेल को डिवीजन करता है कि बहुत सारे सेल बन जाता है। और सिंपल तो होता है इनका टूटना, सिंपल होता है। ठीक है, सिंपल डिवीजन बोल सकते हैं इसको, सिंपल डिवीजन होता है किसमें, तो ये आपको पता है वायरस से पाया जाता है तो सिंपल डिवीजन होता है, बहुत फास्टली ब्रेक हो जाते हैं, वो आपको सेल डिवीजन होता है, ताकि एक ही वायरस से हजारों वायरस उसके बॉडी में हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो सेल डिवीजन में एग्जाम्पल बना कर दिखाता हूँ। देखिए सेल डिवीजन आपको क्लियर, यहाँ तक ये पार्ट क्लियर हो गए। इसमें क्या होता है सेल डिवीजन में, आपको मैं सेल डिवीजन भी समझा देता हूँ। सेल डिवीजन में क्या होता है, एक सेल होता है जिसको बोलते हैं मदर सेल, यहाँ मैं बना के दिखा रहा हूँ, मदर सेल होता है, एक सेल होता है मदर सेल। ठीक है, ये आपका मदर सेल बन गया, मदर सेल यहाँ लिखता हूँ मदर सेल। ठीक है, एक सेल होता है मदर सेल, इससे ये विभाजन होता है दो सेल में विभाजन होते हैं, जिसको बोलते हैं डॉटर सेल। ठीक है, क्या बोलते हैं, डॉटर सेल बोलते हैं, इन दोनों को क्या बोलेंगे, डॉटर सेल बोलते हैं। नहीं, एक मदर सेल दो डॉटर सेल में विभाजन होता है। ठीक है, यानी सेंट्रोसोम क्या करता है, एक सेल से क्या करता है, एक सेल से दो सेल बनाता है, दो डॉटर सेल बनाता है, इनसे फिर दो बनाएगा, फिर इससे दो बनाएगा, ऐसे करते करते कितना सारा बना देगा ना दोस्त, समझ गए? एक सेल से कितने सारे सेल बन सकते हैं, एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं। तो ये आपका ये सेल डिवीजन का इस प्रकार होता है। चलिए अब मेन समझिए कि सिंपल डिवीजन कैसे होता है। देखिए इसका, देखिए सबसे पहले देखिए दोस्त क्या होगा, यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ मदर सेल। 5 स्टेप होते हैं मेनली, लेकिन कई बार होता है 4 स्टेप, भी मैं समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले होता है मदर सेल। ठीक है, मदर सेल क्या होता है, थोड़ा देर बाद ये से बाद क्या थोड़ा देर बाद क्या होगा, बढ़ेगा, ये आपका चेंज होकर क्या होगा, बड़ा होगा, लार्ज सेल बनेगा। ठीक है, ऐसे लार्ज सेल बनेगा, लार्ज सेल बन गया। इसको जब खाना पीना मिलेगा, प्रोटीन वगैरह जब इसको मिलेगा, इसको पोषक तत्व मिलेंगे, खनिज पदार्थ मिलेंगे, तो ये क्या होगा, बड़ा हो गया। इस मदर सेल से बड़ा सेल बनता है। उसके बाद ये क्या होगा, धीरे धीरे ये पचकना शुरू होता है, यानी ये बैंड होना शुरू होगा। ये सेल बैंड हो कैसे होता है दोस्त, ऐसे बैंड होना शुरू करेगा, ऐसे बैंड होना शुरू करेगा। यहाँ तक क्लियर? ऐसे बैंड होना शुरू करेगा, यहाँ बैंड हो गया। बैंड होने से बाद आपका फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप होगा। बैंड होने के बाद क्या होगा, बैंड होने के बाद यहाँ पर इसके न्यूक्लियस आने शुरू हो जाएंगे। न्यूक्लियस जितने भी इसके सेल के अंदर पोषक तत्व होंगे दोनों साइड में डिवाइड हो जाएंगे, कुछ इधर आ जाएगा, कुछ उधर चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फोर्थ स्टेप में क्या होता है, ये आपस में बंध जाते हैं ऐसे। ठीक है, बंध जाते हैं ऐसे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्या होता है, बंध जाते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे बंध जाएंगे और फिर बाद में जाकर ये अलग अलग हो जाएंगे ऐसे। 5वां स्टेप ये होता है, ये 5वां स्टेप हो गया, 4th स्टेप हो गया। नहीं, पहले में मदर सेल बड़ा होता है, फिर बैंड होता है, फिर उसके बाद ये आपस में ये ज्वाइंट जो ये डिस्टेंस होता है खत्म हो जाता है, आपस में जो डिस्टेंस है ये खत्म होकर बंध जाते हैं। उसके बाद ये अलग अलग हो जाते हैं। ये डायरेक्ट क्या होता है, कई बार यहाँ 3rd से 5th चला जाता है, 4th स्टेप ना होकर 3rd से 5th में चल जाता है। कई बार आप देखते होंगे, सुने होंगे, एक्चुअल में जो बच्चों का जब जन्म होता है तो लगभग माँ के गर्भ धारण करने के बाद 9 महीने के बाद जन्म होता है बच्चों का, वो पता ही होगा। लेकिन कई बार देखे होंगे बच्चे 7 महीने पर भी कई जन्म ले लेते हैं। उसी तरह इसमें भी सेल में होता है, अगर ये पूरा अपना स्ट्रक्चर निभाए तो 4था स्टेप निभाएगा, उसके बाद 5वां जाएगा,
नहीं तो कई बार होता है कि जल्दीबाजी में ये अपना सीधा ब्रेक कर देता है, यहीं से ब्रेक कर देता है, अपना सेल बना देता है। ठीक है दोस्त, ये आपका एमेटोसिस का यानी असूत्री विभाजन मैंने करके बताया, डायग्राम समेत आपको बताया। दोस्त मजा आ रहा है ना मेरे प्यारे भाई, आ रहा है ना मजा, समझ आ रहा है ना एक चीज? तो लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब तो बनता है, फटाफट चलिए फटाफट शेयर कीजिए वीडियो को, पहुंचाइए दोस्तों तक, मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई जल्दी फटाफट दोस्त पहुंचाइए। अब चलिए देखते हैं, ये तो आपका हो गया एमेटोसिस का। अब चलिए देखते हैं आपका मिटोसिस। देखिए दोस्त, मिटोसिस के बारे में आपको 5 फेज के 5 फेज होते हैं, एक हर एक फेज के बारे में और हर एक चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, ये सबको इरेज कर देता हूँ, अकेले मिटोसिस ले लेता हूँ, तो इसको अच्छे से समझाता हूँ। मिटोसिस क्योंकि एनिमल में होता है और एनिमल में पाए जाते हैं ये, तो ये एनिमल सेल में जो विभाजन होता है इसको बोलते हैं मिटोसिस, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स उसका विभाजन होता है। इसलिए आपको अच्छे से समझाने के लिए मुझे ये इरेज करना पड़ेगा, सबको इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्त, चलिए ये हो गया हमारा इरेज। चलिए यहाँ पर आप बता रहा हूँ आपको, देखिए हमारा क्या है, मिटोसिस है ना, मिटोसिस है, इसको बोलते हैं असूत्री विभाजन। ठीक है दोस्त, यहाँ तक क्लियर? आप देखिए क्या होता है इसमें, इससे कितने, इसका 5 फेज होते हैं। 5 फेज का नाम आपको पता होना चाहिए। 5 फेज का जब आपको नाम पता होगा, क्योंकि एग्जाम में हर एक फेज का क्या पूछता है, हर एक फेज से क्वेश्चन ड्राइव हो सकता है, पूछ सकता है, इसलिए आपको 5 बताना चाहिए। देखिए मैं 5 बताता हूँ। इंटर होता है, इंटरफेज होता है, प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है और टेलोफेज होता है। चलिए देखते हैं, एक एक फेज के बारे में समझते चलते हैं, एक एक फेज के बारे में समझते चलते हैं। यहाँ पर एक एक चीज जैसे लिखते चलता हूँ नीचे की तरफ। ठीक है, तो पहला फेज हमारा क्या होता है, इंटरफेस। क्या होता है, इंटरफेस होता है। क्या होता है मेरे प्यारे भाई, इंटरफेस होता है। देखिए दोस्त, इसको आपको हिंदी में या इंग्लिश में आपको सेम पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए दोस्त। इंटरफेस को इंटरफेस ही बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है मेरे प्यारे भाई, ये सबसे बड़ी अवस्था होती है। इसके ऊपर पूछ सकता है लार्जेस्ट फेज या बड़ी अवस्था कौन सी है, ये बड़ी अवस्था होती है, ये लार्जेस्ट फेज होता है। ठीक है, बड़ा फेज क्या होता है, बड़ी फेज कह दीजिए, बड़ी अवस्था कह दीजिए या लार्जेस्ट, तो बड़ी फेज होता है। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होते हैं, अलग होते हैं। क्या होते हैं, क्रोमोसोम अलग होते हैं। ये क्या होते हैं, अलग होते हैं। ये अब क्लियर? ठीक है, ये हो गया अलग। दूसरा होता है एनाफेज। क्या होता है मेरे प्यारे भाई, एनाफेज। सेकंड हमारा क्या आता है, एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है मेरे प्यारे भाई, एनाफेज में क्या होता है आपको बताइए। तो एनाफेज में क्या होता है, जो केंद्रक होता है न्यूक्लियस का, वो क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है, न्यूक्लियस विभाजन होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं केंद्रक, यानी इसमें केंद्रक विभाजन, यहाँ पर सीधा मैं लिखता हूँ न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। केंद्रक विभाजन यानी न्यूक्लियस का क्या होता है, डिवीजन होता है। ठीक है, डिवीजन होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब थर्ड फेज हमारा आता है मेटाफेज, जिसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, मेटाफेज बोल सकते हैं, सेंटर फेज बोल सकते हैं। मेटाफेज को सेंटर फेज भी बोला जाता है, और इसको सेंटर से और क्या हो गया, मीडियम फेज बोला जा सकता है, क्योंकि बीच में आता है। 5 फेज हमने बोला था, 1 2 3 यानी 2 नीचे हो जाएंगे, तो बीच में आता है। मीडियम फेज भी बोल सकते हैं, सेंटर फेज भी बोल सकते हैं, और इसको मेटाफेज भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्त, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है दोस्त, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस डिवीजन होता है। इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, बीच वाले में, बीच मीडियम फेज होता है मेरे प्यारे भाई। इसमें क्या होता है, एक स्प्लेंडर होता है, स्प्लेंडर फाइबर होता है, और क्या करता है, इसके केंद्रक को बांधता है। यानी देखिए सबसे पहले देखिए, इसमें केंद्रक को बांधता है, वो क्लियर हो गया। स्प्लेंडर फाइबर, इसमें क्या होता है, स्प्लेंडर फाइबर पाया जाता है। मैं यहाँ लिख कर दिखाता हूँ आपको, इसमें स्प्लेंडर फाइबर पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है। ठीक है, स्प्लेंडर फाइबर होता है धागा। स्प्लेंडर फाइबर को हिंदी में बोलते हैं तुर्क धागा। तुर्क धागा इसको बोलते हैं, मेटाफेज को, मतलब इसके अंदर पाया जाता है स्प्लेंडर फाइबर। ये क्या करता है, सेल को बांधता है, सेल को बांध देता है, सेल को बीच में से क्या करता है, बांध देता है, उसको न्यूक्लियस को क्या करता है, अलग कर देता है। यहाँ तक क्लियर मेरे प्यारे भाई। उसके बाद आपका होता है एनाफेज। यहाँ पर दोस्त मिस्टेक हो गया, यहाँ पर प्रोफेज होगा, सॉरी, मैं यहाँ पर आपका एनाफेज लिख दिया मैंने गलती से, हो यार, हो जाता है दोस्त फटाफट करने में। प्रोफेज बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, प्रोफेज, प्रोफेज बोलते हैं। अभी चौथा, तो मैं वही देख रहा हूँ, मैं चौथा एनाफेज आने वाला था, कि मैं एनाफेज तो पहले लिख चुका हूँ, बाय मिस्टेक हो जाता है, एक बार जल्दी जल्दी में हो जाता है। तो प्रोफेज होता है, यहाँ पर आएगा एनाफेज, आपका एनाफेज होगा।
इसमें क्या होता है दोस्त, इसमें आपका जो भी स्प्लिंटर फाइबर ने क्या किया था, स्प्लिंटर फाइबर ने आपके अलग अलग कर दिए थे पोषक तत्व, मतलब बांध दिया था सेंटर पे। मैं आपको जब ड्रॉ करूंगा डायग्राम, इसका फिगर बनाऊंगा सेल का, तो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले आप समझ जाइए स्प्लिंटर फाइबर ने बीच में से क्या क्या सेल को बांध दिया। जब यहाँ पर क्रोमोसोम अलग हुआ, उसके बाद न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, तो इसने क्या किया, न्यूक्लियर जब डिवीजन हुआ, अलग दो केंद्रक बन गए थे, तो बीच में से इसने क्या किया, सेल को बांध दिया। एनाफेज में क्या होता है कि सभी न्यूक्लियस क्या होते हैं, अपने चले जाते हैं। न्यूक्लियस फेज में क्या होता है, इसमें क्या होता है, सभी जितने भी न्यूक्लियस होते हैं और सब न्यूक्लियस या पोषक यानी जितने भी उसके पोषक तत्व होते हैं, न्यूक्लियस प्लस मिनरल्स है ना, मिनरल्स कह दीजिए, पोषक तत्व कह दीजिए, खनिज पदार्थ है ना। मिनरल्स जो होते हैं यानी जो भी इसके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं सेल के अंदर, या खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, वो सभी अपने कहाँ चले जाते हैं, पोल पर चले जाते हैं। पोल पर, पोल यानी उसके लास्ट वाले किनारों पर चले जाते हैं। ये आपको क्लियर, ठीक है दोस्त। यहाँ क्लियर। आपको पांचवा आता है टेलोफेज। क्या होता है आपका, टेलोफेज होता है, टेलोफेज होता है। ये आपका सबसे आखिरी फेज बोलते हैं इसको, आखिरी फेज बोल सकते हैं, आखिरी फेज होता है, ठीक है। आखिरी फेज होता है मेरे प्यारे भाई, ये आखिरी फेज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेल का डिवीजन हो जाता है, सेल अलग अलग दो डॉटर सेल में बढ़ जाता है, सेल अलग अलग दो डॉटर सेल में बढ़ जाता है। तो आपको मैं यहाँ डायग्राम बना रखिए। सबसे पहले आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे प्यारे भाई, यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया, बताइए। देखिए पहले आपके पास क्या था, इंटरफेस था, यानी बड़ी अवस्था इसको बोलते हैं हम, बड़ी अवस्था हो गया, और आपका क्रोमोसोम उसमें अलग हुआ, ठीक है। प्रोफेज में क्या हुआ आपका, न्यूक्लियस फेज, न्यूक्लियस डिवीजन होता है। उसमें न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस का बंटवारा होता है, न्यूक्लियस डिवीजन होता है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आपका जो तीसरा आता है मेटाफेज, इसको मीडियम फेज बोलते हैं। इसमें फाइबर पाए जाते हैं। ये क्या करता है, धागानुमा स्ट्रक्चर होता है इसका, जो फाइबर होता है, तुर्क धागा जिसको बोलते हैं। ये क्या करता है, आपके बांट देता है, किसको बांट देता है, मिनरल्स को, और क्या करता है, सॉरी बांध देता है, किसको बांध देता है, सेल को बांध देता है। चौथा फेज आता है एनाफेज, जो इसमें न्यूक्लियस और मिनरल्स क्या होते हैं, वो सभी अपने अपने पोल पर चले जाते हैं, किनारों पर चले जाते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब आपका देखिए क्या आ गया, आपका लास्ट आता है टेलोफेज। टेलोफेज जो होता है, इसमें क्या होता है, ये सभी आखिरी फेज होता है, इसमें सेल का डिवीजन हो जाता है, सेल बढ़ जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको सेल का फिगर बनाता हूँ और समझाता हूँ। एक चीज़ मैं काम करता हूँ, इसके साइड जो ये चीज़ें मैं टिका देता हूँ, इरेज करता हूँ ये चीज़, ठीक है, साइड वाला यहाँ स्पेस बना लेता हूँ, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको याद आ जाए, नोट डाउन लेके बैठे, एक चीज़ को नोट करें यहाँ, तब आपको समझ आएगा। इंटरफेज की बात हुई थी, देखिए इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम अलग होता है, यानी एक सेल होगा, बड़ा सेल होगा, मदर सेल इसको हम बोलते हैं, बड़ा सेल मान लीजिए इसको। इंटरफेज बड़ी अवस्था तो बड़ा सेल हो गया, यहाँ न्यूक्लियस हो गया, ये आप मान सकते हैं। प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है ना। यहाँ पर क्या हुआ, सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन गए, ऐसे बना सकते हैं, इसको बेंड करके भी बना सकते हैं। इसको मैं ऐसे बना देता हूँ तो जाएगा, गोल ना रह के ऐसे बेंड हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे भी बना, स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ के न्यूक्लियस आगे के न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। स्प्लिंटर ने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, मेटाफेज में क्या हुआ, स्प्लिंटर ने इनको बांध दिया ऐसे, कस कि यहाँ पर स्प्लिंटर ने क्या किया, बांध दिया। मेटाफेज में स्प्लिंटर ने, यानी स्प्लिंटर फाइबर यानी जो तुर्क धागा था, इसने इसको बांध दिया। एनाफेज में न्यूक्लियस प्लस जो भी होते हैं, ये सभी अपने पोल पे आ जाते हैं। क्या यहाँ पे आ जाते हैं, ये आपका क्या हुआ, ये आ गया यहाँ पर, पहले देखिए यहाँ पर था, अब यहाँ पर आ जाएगा, पोल पर, कोना में आ जाएगा, कोने में चल जाएगा। पोल पर जितने भी मिनरल्स होंगे, जितने भी न्यूक्लियस होंगे, सभी आपके मिनरल जो भी आपके पोल्स पर चले जाएंगे, पोल्स यानी इसके लास्ट में ध्रुव पर चले जाएंगे, ठीक है। पांचवा फेज में क्या होता है, इसमें ये ब्रेक हो जाता है, दो सेल बन जाते हैं। ये आपका क्या हुआ, डॉटर सेल बन गया कि नहीं बन गया मेरे पास, डॉटर सेल बन गया दो। ये आपका सेल डिवीजन हो गया दोस्त, ये आपको समझ आया। ये हो गया आपका मेटोसिस का सेल डिवीजन। यहाँ तक क्लियर मेरे प्यारे भाई, कोई डाउट तो नहीं बचा, कोई मुश्किल तो नहीं आ रहा है दोस्त, मज़ा आ रहा है ना समझने में, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो चलिए इसके बाद हमारा जो बनता है आपका मेसोसिस यानी अर्धसूत्री का विभाजन, वो आपके जिसमें रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, तो आपको समझाता हूँ मैं। बहुत मज़ा आने वाला है दोस्त, बने रहें। फटाफट वीडियो को शेयर करें, फटाफट लाइक करें, जल्दी से सब्सक्राइब करें चैनल को अगर नहीं किए हैं तो दोस्त। बहुत शानदार आपके लिए क्लास ली जा रही है, मेहनत किया जा रहा है। प्लीज़ दोस्त आप सपोर्ट कीजिए, हमको समर्थन कीजिए, ताकि हम भी आपके लिए करें, कोशिश कर रहे हैं आपके लिए बेहतरीन, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, जी जान लगा रहे हैं आपके लिए। मेहनत हमारी, सफलता आपकी दोस्त। डोंट वरी, हमारे साथ बस बने रहिए आप, ठीक है। आपका कौन सा बच्चा है, अर्धसूत्री यानी आपका मेसोसिस बच्चा है। तो क्या बच्चा है मेरे प्यारे भाई, मेसोसिस बच्चा है, मेयोसिस बच्चा है, मेयोसिस बोलते हैं इसको, मेयोसिस ये बच्चा है, इसको बोलते हैं अर्धसूत्री, ठीक है दोस्त। मैं आपको बायोलॉजी उतना ही पढ़ा रहा हूँ। देखिए दोस्त,
ना तो मैं आपको एम्स नीट के लिए तैयारी करवा रहा हूँ, मैं ये तो नहीं कि नीट के लिए तैयारी कर रहा है, आपको कंपटीशन के भी उसमें आप ऑलरेडी आप आर्ट्स के कोई स्टूडेंट होगा, कोई साइंस होगा, कोई बीकॉम का यानी कॉमर्स का स्टूडेंट्स होंगे, तो उनको बायो से क्या मतलब है, कॉमर्स वालों को और आर्ट्स वालों को बायो से तो कोई मतलब नहीं है। सिर्फ कंपटीशन के बेस पर बिहाफ पर हम तैयारी करवा रहे हैं, जितने कंपटीशन लेवल में आ सकते हैं, जितना डीपली जा सकते हैं उतना डीपली हम जा रहे हैं दोस्त। अब आप कहेंगे कि ये बताइए सर इसके अंदर के मटेरियल बताइए, तो नहीं ना पॉसिबल होगा, ठीक है दोस्त, क्योंकि आपके लिए आप डॉक्टर नहीं, आपको ना डॉक्टर बनना, ना मैं आपको डॉक्टर बना सकता हूँ, ना मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। तो मेयोसिस हो गया आपका, यहाँ तक क्लियर। मेयोसिस यानी अर्धसूत्री, ये कहाँ होता है, इसका सेल डिवीजन कहाँ होता है, इसको जैसे कि आपको पता था कि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है, रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, रिप्रोडक्टिव सेल होता है जो यानी उसमें होता है। रिप्रोडक्टिव सेल क्या होते हैं, चलिए दोस्त बहुत शानदार समझने वाला है, अच्छे समझिएगा, शानदार, बहुत मजा आएगा, बहुत शानदार आएगा दोस्त। देखिए दोस्त क्या होता है, मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये क्या होता है दोस्त। देखिए सबसे पहले मेल और फीमेल जो होती हैं, मेल और फीमेल, जब भी मेल और फीमेल में जब भी कोई बेबी को जन्म देना होता है, चाइल्ड को जन्म देना होता है, जन्म देना होता है, तो वो आपके जो विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, उनके जो जैसे कि फीमेल के एग में भी एग हो गया और मेल का स्पर्म हो गया, यानी स्पर्म और जैसे हिंदी में बोला तो शुक्राणु और अंडाणु दोनों का आपस में मेल होने के बाद जो डिवीजन होता है, वो आपको बोल सकते हैं ये क्या है, अपना रिप्रोडक्टिव सेल का डिवीजन हो गया, ये आप बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या होता है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कितने क्रोमोसोम्स होते हैं किसी भी इंसान के अंदर। तो 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं इंसान में। मैं जानवर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रोमोसोम इंसान की बात कर रहा हूँ। 46 क्रोमोसोम होते हैं इंसान में, यहाँ तक क्लियर। जो कि 23 पेयर यानी 23 जोड़े होते हैं। कितने? 23 पेयर होते हैं, यानी एक पेयर में 2 होता है, एक पेयर में दो होते हैं, 2 क्रोमोसोम होते हैं। तो 23 पेयर में कितने होंगे? तो 46 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। मेल हो या फीमेल हो उसमें 46 पाए ही जाएंगे, मेल हो या फीमेल हो उसमें 46 पाए जाएंगे। तो मेल में जो सेल पाया जाता है, रिप्रोडक्शन सेल यानी शुक्राणु में जो सेल पाया जाता है, उनके नाम क्या हो आपको पता होना चाहिए। एक्स वाई होता है। और फीमेल में जो यानी एग में जो क्रोमोसोम यानी पाया जाता है, जो सेल पाया जाता है, उसका नाम है क्या? उसका क्रोमोसोम का नाम है XX, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ, तो मेल फीमेल, ठीक है, मेल फीमेल हो गया। तो मेल में जो होता है वो XY होता है, जो क्रोमोसोम होता है XY होता है, यानी XY क्रोमोसोम होते हैं। और इसमें होते हैं जो XX क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। प्लस में दोस्त 22, देखिए इधर जो 22 पेयर हो गया, ये 22 पेयर इधर हो गया, प्लस 22 पेयर इधर हो गया। 22 पेयर समझ रहे हैं कि 22 पेयर यानी 44 क्रोमोसोम, 22 पेयर यानी 44 क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ पर फिर लेता हूँ मैं, देखिए दोस्त 22, 23, 24 है। 22 यानी 22, ये एक ये दोनों को पेयर मिला के इतना 23 पेयर हो गए। 22 पेयर। देखिए दोस्त ये जो 22 होते हैं, इसमें भी 22, जो इसमें 22 है, यानी इसको बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं इसको? ऑटोसोम बोलते हैं, ऑटोसोम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम बोलते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। तो ऑटोसोम जो है मेल हो या फीमेल हो उसमें समान होते हैं। जितने फीमेल में ऑटोसोम होंगे उतने मेल में भी ऑटोसोम होंगे, ये समान रहेंगे। और इनका काम क्या होता है? बॉडी फॉर्मेशन का काम करना होता है। इसका ये ऑटोसोम का क्या काम होता है? बॉडी का फॉर्मेशन करने में काम आता है, बॉडी का फॉर्मेशन करने में काम आता है, ठीक है। जो ये जो आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, जो ये क्रोमोसोम एक पेयर, ये ऑन पेयर दिखाई दे रहा है आपको, ऑन पेयर, ये ऑन पेयर आपको, यानी ये 2 क्रोमोसोम यानी एक पेयर, 2 क्रोमोसोम है, एक और 2 क्रोमोसोम, 1 और 2 क्रोमोसोम हो गया। लेकिन पेयर में बात करें तो एक पेयर होता है ना। तो ये आपका लिंग निर्धारित करने यानी सेक्स डिटर्मिनेशन कह सकते हैं इंग्लिश में, सेक्स डिटर्मिनेशन के काम आता है ये, यानी लिंग को निर्धारित करता है, लड़का होगा या लड़की होगी। ये भी आपको ये जो होता है यही करता है, ठीक है। यहाँ भी सेम चीज़ होगा, ये सेम चीज़ यहाँ, सेम चीज़ लाइन यहाँ होगी, ठीक है। आप समझ लीजिएगा। दोनों में जो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ऑटोसोम को छोड़कर मेल और फीमेल में 22 पेयर है, यानी 44 क्रोमोसोम है, उनको छोड़ करिए, क्योंकि उनका नाम ऑटोसोम है। ऑटोसोम की संख्या और जो गुण है समान होते हैं मेल और फीमेल में। लेकिन जो एक पेयर जो बचता है, जो 23वां पेयर बचता है, जिसको हम 45 और 46 क्रोमोसोम कह सकते हैं, वो आपको लिंग का निर्धारित करता है, सेक्स का डिटर्मिनेशन करता है, ठीक है दोस्त। तो बताइए क्या इसमें महिला, अगर किसी महिला द्वारा किसी लड़की को जन्म दे दिया जाता है तो उसमें महिला का दोष है कि पुरुष का दोष है? इतना बताइए। चलिए दोस्त इतना बताइए। अगर कोई महिला बच्चे को जन्म देती है, तो मैं ये इरेज करता हूँ। देखिए दोस्त इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया होगा, क्योंकि मैं आगे समझाना चाहता हूँ, इसलिए इरेज कर रहा हूँ। अगर कोई महिला किसी लड़की को जन्म देती है, उसमें किसका दोष होता है? लड़का का दोष होता है कि या पुरुष का दोष होता है कि
दोष होता है या महिला का दोष होता है? चलिए बताइए दोस्त। देखिए दोस्त, पहले ज़माने में हुआ करता था कि किसी भी घर में किसी के, अभी भी मतलब पहले ज़माने के, अभी भी बहुत से गाँवों में ऐसे होता है जो काफ़ी पिछड़े गाँव हैं, वहाँ पर महिला किसी बच्ची को जन्म देती है, लड़की को जन्म देती है, तो वहाँ पर उस महिला को सम्मान नहीं मिल पाता है जितना जो महिला लड़का को किसी वाई को जन्म देती है, पुरुष को जन्म देती है, लड़का को जन्म देती है, जितना उसको सम्मान मिल पाता है उतना वो लड़की को जन्म देकर सम्मान नहीं मिल पाता है। क्योंकि ये बहुत हमारे समाज की सबसे बड़ी बहुत गंदगी भरी चीज़ है ये। तो उसमें, और उस लड़की को क्या मतलब जो महिला जन्म दे रही है उसका क्या दोष है बताइए? उसका कोई दोष नहीं है। उसने सिर्फ एक होता है कि उसने गर्भ धारण किया, और गर्भ धारण करने के बाद एक बच्चे को जन्म दिया, क्योंकि माँ ही ऐसा काम कर सकती है कि बच्चे को जन्म देने का जो दर्द सहन कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता कभी ऐसा। तो दोस्त ये चीज़ है कि उसमें महिला का कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि महिला के सिर्फ गर्भ धारण करना है, उसके पास सिर्फ लड़की के ही, देखिए महिला के पास क्या है, सिर्फ एक्स है, यानी खुद फीमेल है, तो फीमेल की जो गुण सूत्र है यानी क्रोमोसोम है एक्स है। अब पुरुष के पास जो गुण सूत्र है वो XY यानी अलग है। इसके दोनों गुण यानी 45वां 46वां जो है, यानी 45वां और 46वां क्या है, अलग अलग है, लेकिन महिला में 45वां 46वां सेम है। तो महिला का कोई दोष नहीं है दोस्त, क्योंकि भगवान के द्वारा बाय नेचरली इसके पास तो एक्स है। यानी ये अपना अगर खुद की बात करें, अगर खुद अगर बिना किसी पुरुष के अगर कोई महिला जन्म देती बच्चे को, तो सिर्फ लड़की ही दे सकती थी जन्म, लड़की को ही जन्म दे देगी अगर बाय द वे ऐसा कंसेप्ट होता तो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब मेल और फीमेल का आपस में मिलन होता है, दोनों का आपस में संबंध बनता है, तब जाकर एक नए चाइल्ड हमारे जो बने हुए हैं, जो हमारा जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, तो मेल को फीमेल का आपस में संबंध बनने के बाद जो बच्चों को जन्म होता है, तो वो जाकर यहाँ से क्रोमोसोम निकलता है, क्रोमोसोम यहाँ से निकलता है, यानी इसका एक मेल का क्रोमोसोम चाहिए, एक फीमेल क्रोमोसोम चाहिए, तब जाकर जो गुणसूत्र दोनों आपस में मिलेंगे, तो जो बच्चा होगा, लड़का होगा लड़की होगा, वो निर्धारित होगा, तो वो तब पता चलेगा ना। लेकिन उसमें महिला का कोई दोष नहीं है, क्योंकि महिला के पास तो एक्स है, क्योंकि अगर महिला अकेले जन्म देती तो सिर्फ हो ही देती। पुरुष के पास देखिए, पुरुष ही क्या कर सकता है, क्योंकि इसमें से एक चाहिए, तो बेचारी बस तो सिर्फ दोनों एक्स देगी तो एक्स ही देगी, 45वां दे या 46वां देगी तो एक्स ही। मेल के पास अलग है, मेल अगर 45वां देगा तो एक्स देगा, और 46वां देगा तो 22 देगा, वाई देगा। तो मेल के पास अलग है दोस्त। देखिए तो ये क्या होता है, अब यहाँ से मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर चाइल्ड लिख देता हूँ, चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड का जन्म हो रहा है, यहाँ से मेल ने अपने शुक्राणु छोड़ा, यानी क्रोमोजोम, शुक्राणु के माध्यम से क्रोमोजोम दिया तो एक्स दिया, फीमेल ने यहाँ एक के माध्यम से क्रोमोसोम दिया तो अपना एक्स दिया। यहाँ पर बर्थ क्या हुआ, गर्ल का बर्थ हुआ, यानी बच्ची का, लड़की का जन्म हुआ, ठीक है, गर्ल का बर्थ होता है, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ तक क्लियर? जो बर्थ होता है गर्ल का होता है। ये जो 22 होंगे, यहाँ से जाएंगे 11 ऑटोसोम होंगे लड़के का, मतलब पुरुष का जाएगा ऑटोसोम, यहाँ से 11 ऑटोसोम आएंगे, प्लस 11 ऑटोसोम आएंगे किसके, महिला के। यानी ये दो बॉडी फॉर्मेशन काम करता है, क्योंकि गुणसूत्र दोनों में समान होते हैं, तो 11 दोनों में से आएंगे तो समान है, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। तो 11 22 यानी दोनों का 22 क्रोमोसोम, ये और ये 23 क्रोमोसोम, यानी मिलकर टोटल 46 हो गए। 22 11 पेयर में है दोस्त, 11 पेयर यानी 22 22 44, एक आपका 43 45 46 हो गए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? ये गर्ल का बर्थ हुआ। अब आगे देखिए मेरे प्यारे भाई, आगे क्या होता है, अब आगे देखिए। इसमें आप, हमारा समाज हमेशा औरत को अधिकार करते आया है, और जो कि सबसे गंदगी, मतलब समाज में गंदगी भरी हुई चीज़ को लेकर मैं कहूँगा मेरे अकॉर्डिंगली। अब देखिए दोस्त, पुरुष के हाथ में है, अगर अधिकार करना है कि नफरत करना है तो पुरुष करें, तो पुरुष ही ऐसा करते भी उसके हाथ में होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दोस्त क्या होगा, अगर अब यहाँ से पुरुष ने वाई क्रोमोसोम दिया, वाई शुक्राणु के माध्यम से वाई क्रोमोसोम दिया, इसने अपना तो एक्स ही देना है, इसने तो क्या देना है, एक्स ही देना है। तो मैं इसको आप ऐसे करके लिख दीजिए, इसको वाई एक्स लिखना चाहिए, एक्स वाई एक्स लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ से वाई आ गया, यहाँ से एक्स आ गया, ठीक है। तो अब जैसे महिला ने तो भाई एक्स ही देना है, पुरुष के हाथ में वाई दिया था पुरुष ने। यहाँ से 11 गया, 11 ऑटोसोम, ये 11 ऑटोसोम इसका, ठीक है। तो आपका क्या होगा, 23 क्रोमोसोम फिर हो गए। तो आप देखिए यहाँ जो बर्थ हुआ बच्चे का, वो बॉय का बर्थ हुआ, ठीक है, लड़का का जन्म हुआ, बॉय बर्थ हुआ, ठीक है, यानी बच्चा, यानी जो हुआ लड़का का जन्म होता है, ठीक है।
तो किसके हाथ में गया भाई, किसके हाथ में था ये, किसने मतलब लड़का का जन्म दिया, लड़की को जन्म देने में किसका हाथ है। तो लड़का हो या लड़की हो, वो सेक्स का डिटर्मिनेशन जो होता है वो मेल ही कर सकता है, मेल के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि मेल के पास ही अलग अलग होते हैं क्रोमोसोम। यहाँ तक क्लियर मेरे प्यारे भाई, यहाँ तक समझ आया होगा, यहाँ तक समझ आ गया। सेल डिवीजन हो गया आपका, ये मेसोसिस सेल डिवीजन होता है, ऐसे होता है मेसोसिस का सेल डिवीजन, जो आपके रिप्रोडक्शन के टाइम होता है। ये रिप्रोडक्शन में यहाँ शुक्राणुओं में से निकलते हैं, ये आपके एग में से निकलते हैं, इनका आपस में ज्वाइंट्स आपस में मेल होता है, तब जाके ये आगे जाकर आपका सेल डिवीजन होता है। तो ऐसे ऐसे होता है, ठीक है दोस्त। यहाँ तक क्लियर। अर्धसूत्री के बारे में, अर्धसूत्री के बारे में समझ आया समझ। यहाँ कोई बचा तो नहीं आपका, देखिए बताइए, कुछ नहीं बचा, सब बता दिया मैंने, बॉडी इन्फॉर्मेशन कर दिया मैंने। बच्चा का जन्म, लड़का का जन्म हुआ था, लड़का दे दिया, लड़की का भी करके दिखा दिया। यहाँ तक क्लियर आपका, ये आपका सेल डिवीजन क्लियर होता है। मिटोसिस और मेसोसिस तीनों मैंने सेल डिवीजन आपको करके दिखा दिए। अब आपके पास चलते हैं, अब क्रोमोसोम का चैप्टर हमारा लगभग खत्म हो गया। एक इसमें से थोड़ा टॉपिक बचता है, जो कि मेनली जो देखिए तो बीमारियों की बात करें तो बहुत सी बीमारी होती हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली वो मैं करवाऊंगा। बाकी आपको अपनी बुक्स के माध्यम से जो होंगे आप देखने पड़ेंगे आपको, ठीक, क्योंकि आप बहुत सी बीमारियाँ आप कर नहीं सकेंगे। देखिए मैं 4-5 करवा देता हूँ। तो आपको जैसे सिंड्रोम, क्रोमोसोम की जो बीमारी होती है तो क्या बोला जाता है, सिंड्रोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिंड्रोम बोला जाता है। सिंड्रोम इसके बीमारी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सिंड्रोम बोला जाता है, ठीक है। तो 4 प्रकार के सिंड्रोम होते हैं, मैं बताता हूँ क्रोमोसोम की जगह पर, ठीक है। कौन कौन से होते हैं दोस्त, देखिए पहला आपका होता है, कौन सा होता है, देखिए पहला होता है टर्नर होता है। उसके बाद आपका क्लिनीफिल्टर होता है। टर्नर यहाँ पर लिखता हूँ, पहला क्या होता है आपका टर्नर होता है। टर्नर इंग्लिश में भी टर्नर होगा, हिंदी में भी टर्नर होगा। इसमें क्या होता है, इसमें होता है दोस्त आपकी क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो कम हो जाती है, 45 क्रोमोसोम रह जाते हैं। 45 क्रोमोसोम, यहाँ सी लिखता हूँ, सी का मतलब होता है क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। 40 गुणसूत्र की जगह पर 45 गुणसूत्र रह जाते हैं, ये आपका टर्नर सिंड्रोम में होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखिए 45 आ गए, तो इसमें ये जो होता है ये महिला में होता है, किसमें होता है, वुमेन में होता है, महिला में। ये जो आपको सिंड्रोम देखने को मिलेगा ये महिला में देखने को मिलेगा, वुमेन में होता है। इसमें क्या होता है कि उनका जो महिलाओं का शारीरिक विकास क्या होता है, इससे क्या होता है, शारीरिक विकास क्या होता है, रुक जाता है, शारीरिक विकास रुक जाता है, ठीक है। शारीरिक विकास रुक जाता है महिला का, एक तो ये, प्लस में उसको बांझपन की बीमारी हो जाती है, बांझपन की बीमारी हो जाती है, यानी बच्चे को जन्म यानी बर्थ नहीं कर पाती हैं, यानी अनफर्टिलाइजेशन कह सकते हैं आप इंग्लिश में। बांझपन यानी अनफर्टिलाइजेशन कह सकते हैं, उनको बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है और उनका शारीरिक विकास पूरी तरह से नहीं उभर पाता है, नहीं हो पाता है, टर्नर सिंड्रोम के कारण होता है, ठीक है। तो ये 45, इसके में आपको पता है कि 46 क्रोमोसोम यानी 46 गुणसूत्र होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितने गुणसूत्र बचे हैं, 45 गुणसूत्र बचे हैं, यानी 45 क्रोमोसोम बचे हैं। सेकंड हमारा प्यारे भाई मेरा दोस्त होता है आपका, सेकंड आपका होता है क्लिनीफिल्टर। क्या होता है क्लिनीफिल्टर, इंग्लिश में भी वही बोलते हैं, हिंदी में भी वही बोलते हैं, क्लिनीफिल्टर। ये क्लिनीफिल्टर होता है मेरे प्यारे भाई। इसमें क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है, 47 क्रोमोसोम हो जाती है। क्लिनीफिल्टर में क्या होता है, 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, क्रोमोसोम की यानी गुणसूत्र की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि आपको पता है 46 नॉर्मल होते हैं, एक बढ़ गया है, यहाँ पर 47 हो गया है। ये पुरुष में देखने को मिलता है, ये मैन में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है, बंदों में देखने को मिलता है, पुरुष में देखने को मिलता है मेरे प्यारे भाई। इसमें क्या होता है, इसमें देख लीजिए, इसमें पुरुष का भी सेम चीज़ है। पुरुष का क्या होता है, वो नपुंसकता आ जाती है, नपुंसकता हो जाती है, ठीक है। यानी उनका भी कह सकते हैं कि जनन शक्ति कम हो जाती है, ऐसे बोल सकते हैं, प्लस जनन शक्ति यानी अनफर्टिलाइजेशन कह सकते हैं। महिला में भी होता है, मेल में भी होता है, फीमेल में भी जनन शक्ति कम हो जाती है। तो इसमें भी क्या होता है, मेल में ये क्या होता है, जनन शक्ति कम कर देता है, यानी क्लिनीफिल्टर जो सिंड्रोम होता है ये 47 हो जाते हैं, तो यानी 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो यहाँ तक क्लियर मेरे प्यारे भाई। अब चलिए आप देख लीजिए हमारा जो थर्ड है, थर्ड कौन सा है, थर्ड देख लीजिए, थर्ड हमारा डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ लेता हूँ डाउन सिंड्रोम। क्या होता है, डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें भी क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, यहाँ भी 47 हो जाता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, क्रोमोसोम 47 हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, ये मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं, ये मेल में भी पाया जा सकता है और आपका फीमेल में भी पाया जा सकता है।
डाउन सिंड्रोम आपके मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं दोस्त। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, इसे क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। इसमें क्या होता है, बॉडी का स्ट्रक्चर खराब होता है, बॉडी का आपका जो बॉडी का लुकिंग होती है, आपकी जो शेप होती है वो खराब हो जाता है। बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है, खराब हो जाता है। आपका फेस जो होता है मंगोलियन की तरह दिखाना जाता है, मंगोलियन यानी चाइनीज बोल सकते हैं। आँख छोटी छोटी हो जाएंगी चाइनीज की तरह, ठीक है। आपके भौहें अलग अलग हो जाएंगे, मुंह का शेप अलग हो जाएगा। आप देखे होंगे चाइनीज वगैरह देखे तो होंगे ही आप, क्या उसमें है। तो आप बोलेंगे सर चाइनीज का आप बोल रहे हैं कैसे ऐसे होता है, तो क्या चाइनीज जितने भी चाइनीज हैं, जितने भी मंगोलियन लोग हैं, जहाँ मंगोल कंट्री में रहते हैं, मंगोलियन हो गए, चाहे नेपाल में, क्या उनको ये बीमारी है सभी, यानी ये डाउन सिंड्रोम के शिकार हैं क्या? तो नहीं मेरे प्यारे भाई, डाउन सिंड्रोम का शिकार नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वैसा इन्वायरमेंट है, इसलिए सभी के बंदे सभी के सभी वहाँ वैसे ही होते हैं। सभी के सभी वहाँ ऐसे होते हैं। हमारे इंडिया में वैसे नहीं होते हैं। हमारे स्पेशली हम लोग के पंजाब इलाका बोले, चाहे हमारे इधर नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन की बात करें, तो इस साइड नहीं होते हैं दोस्त। वो सिर्फ आपको वैसे जो ब्रीड होते हैं वो आपको चाइनीज में, चाइना में, नेपाल में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, मान सकता हूँ मैं। लेकिन इंडिया में अगर कोई भी इंसान जिसका कोई संबंध नहीं है चाइना वालों के साथ, ना कि उससे कभी उसने उनके साथ संबंध बनाया हो, ठीक है, तो भी उसका कोई बच्चा अगर चाइल्ड का जन्म होता है, चाइनीज की तरह दिखता है, मंगोलियन की तरह दिखता है, उनकी तरह उनकी आँखें छोटी छोटी हो जाती हैं, मतलब उनके फेस का शेप हो जाता है, सर बड़ा हो जाए, मुंह छोटा हो जाए, तो डाउन सिंड्रोम का शिकार होगा ना। क्योंकि हमारे में तो, हम लोग तो ऐसे है नहीं, हमारा अगर बच्चा ऐसा होता है तो डाउन सिंड्रोम का शिकार माना जा सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट वैसा नहीं है, वहाँ का इन्वायरमेंट वैसा है, ठीक है। चौथा होता है आपका, इसमें मंगोलियन शक्ल होती है, मंगोलियन मैंने बोला था ना, मंगोलियन की शक्ल होती है, मंगोलाई हो जाती है, मंगोलाई लिखता हूँ मैं, ठीक है। पांचवा यहाँ चौथा आपका सॉरी होता है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है प्यारे भाई, ये आपका 47, इसका भी 47 क्रोमोसोम होते हैं, यानी एक बढ़ जाता है। इसमें भी क्या होता है, एक बढ़ जाता है। इसमें भी क्या होता है, एक बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, आपके अफ्रीकन जैसी शक्ल हो जाती है। डाउन सिंड्रोम में आपको मंगोलाई यानी मंगोलियन की तरह आप दिखेंगे, और पटाऊ में आप दिखेंगे अफ्रीकन की तरह। तो अफ्रीकन जैसे होते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे लिप्स होते हैं उनके, पूरा जेड ब्लैक कलर होता है उनका, तीत होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, मतलब अलग से उनका होता है, हाइट, शरीर का कद अलग ही होता है ना, सब कुछ अलग होता है। तो इसलिए पटाऊ सिंड्रोम जो होता है आपको अफ्रीकन लुक दे देता है। वहाँ भी इसके लिप्स मोटे मोटे दिखाई देंगे, मतलब भद्दा चेहरा हो जाएगा आपका। तो ये आपके इस तरह के होते हैं। तो ये बात ये भी नहीं है कि अफ्रीकन को ये बीमारी है, नहीं दोस्त। वहाँ का अफ्रीका का तकरीबन देखिए, जितने अफ्रीकन में स्टेट कंट्री पड़ती हैं, जैसे युगांडा हो गया, केनिया हो गया, आपका नाइजीरिया हो गया, सभी कंट्री अब जो अफ्रीका में तकरीबन जो सेंट्रल अफ्रीका में पड़ते हैं, जो सहारा के आसपास के इलाका है, सहारा डेजर्ट के आस के पास जो पड़ते हैं, उन लोगों का शक्ल ऐसा होता है, शेप फेस वैसा होता है। तो उनका मतलब नहीं है कि उनका इन्वायरमेंट वैसा है, तो इसलिए उनको बीमारी नहीं है। लेकिन हमारे इंडियन में ऐसा हो जाएगा तो बीमारी कहा सकता है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ तक आपका सभी मैंने बता दिया, कोई भी चीज़ नहीं बचा हमारा यहाँ से, हमारा क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम हमारा क्लियर हो गया। मैंने आरएनए भी अच्छे से समझाया, उसके बारे में मैंने सेल डिवीजन अच्छे से समझा दिया, उसके बाद मैंने आपको सिंड्रोम बता दिया, ठीक है दोस्त। आपका क्रोमोसोम खत्म होता है यहाँ पर। अगला नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर बनता है टिश्यू का, टिश्यू के बारे में पढ़ाएंगे। अगली क्लास आपकी संडे को होगी। चलिए दोस्त, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किए हैं तो, कर दिए हैं तो नोटिफिकेशन के लिए तैयार है, बेल आइकन पर दबा दें। और दोस्त फटाफट शेयर कर दें वीडियो को, ठीक है। बहुत शानदार आपके लिए मेहनत की गई है, बहुत शानदार क्लास दी गई है, ठीक है दोस्त। टेक केयर, बाय बाय मेरे प्यारे भाई।